Dear students, today's topic is glimpses of the past. So, it is a picture story and it is conversation about your history. I think many points you have read in history subject. So, let us revise what is given in this topic, the glimpses of the past, pictures of the past. जो पुराने हमारे जो है विभूतियां हैं उसके बारे में कुछ झलक है. सो वी विल नो इन दिस स्टोरी. सो फर्स्ट अबाउट मार्टियर्स, जो हमारे शहीद हो गए उनके बारे में. एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन है तो उसमें लता मंगेशकर जो सिंगर है वो खड़ी हुई हैं और वो जो है एक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो वहाँ रेड फोर्ट लाल किले से उन्होंने ये सॉन्ग गाया था. तो उन्होंने क्या कहा था, ओ माई कंट्रीमैन लेट आवर आइज fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. हम लोग अपने मार्टियर शहीदों की जो है जो बलिदान है उसको याद करें. वी शुड रिकॉल सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टर्स. तो हमारे आंखों में पानी भर जाते हैं, आंसू आ जाते हैं. सी टोल्ड फ्रॉम रेड फोर्ट द कंपनीज कंक्वेस्ट, जो भारत में कैसे हम लोग दिस इवेंट इज बिफोर इंडिया गॉट फ्रीडम, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की कहानी है. तो कैसे हमारा देश जो है आज़ादी पाया था. तो द कंपनीज कंक्वेस्ट, कंपनी कैसे हमारे इसमें फैली भारत में. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. जो है 1800 जो है 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश था वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो रूल्ड किया था पूरे इंडिया में. सो बिकॉज इट्स सुपीरियर वेपन्स, उसके पास अच्छे हथियार थे, जो उसकी सूझबूझ थी, इसलिए वो जो है पूरे भारतीयों को जो है जो है कवर कर लिया था. लेकिन इन 1765 6 ईयर इन पिक्चर, red part is British territory and yellow is Indian princess. One fourth, I think one fourth, one sixth part ruled by British in 1765. वो धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा कर लिया था. So Indian princes were short sighted and they were फाइटिंग ईच अदर. वो शॉर्ट साइटेड थे और जो है मतलब कावर्ड समझ लीजिए, जो है एक दूसरे से झगड़ते भी रहते थे, फाइटिंग ईच अदर. सो दैट अप स्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. और कुछ इंडियंस जो रूलर थे, जो प्रिंसेस किंग्स थे, सुल्तान थे, वो ब्रिटिश से हेल्प लेने लगे अपने अगेंस्ट, जो उनका जो एनिमी था, जो दुश्मन था, उसको हराने के लिए ब्रिटिश से हेल्प लेने लगे. द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. और इसलिए जो पीपुल थे, जो वहाँ की प्रजा थी, भारतीय लोग थे, इंडियन पीपुल थे, उसमें कांस्टेंट फाइट के कारण जो है पीस नहीं था, शांति नहीं थी हमारे भारतीयों में. So the rivalry helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और जो rivalry थी, जो हमारा जो है जो उनकी राइवलरी मतलब घुड़सवारी, जो उनकी अंग्रेजों की घुड़सवारी थी, उसके मदद से उन्होंने सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. उसके कारण जो है भारतीय जो है प्रिंसेस थे उनको एक एक करके उन्होंने जीत लिया, उनको हरा दिया. Foreseeing a ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the died fighting. जो एक ब्रेव जो है फॉर सीइंग था, जो दूरदर्शी था, टीपू सुल्तान, ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, उसने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा. एंड ही वाज डाइड टिल ही डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग. वो और मरते हुए सेक्रीफाइस्ड हो गया, वो शहीद हो गए टीपू सुल्तान. एंड
कुछ some Indian people were agreed with British and some were against the British. So how some people were agreed? See here, thank God there is peace in the country now, no more wars and no looting by thugs. कुछ इंडियन कह रहे थे कि जो है भगवान का शुक्रिया है जो हमारे कंट्री में हमारे देश में जो है शांति हो गई है और वार्स नहीं हो रहा है, कोई लूटिंग ठगों का लूट नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे। इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ लोग कहते थे, ये जो है आपस में बात करते थे कि जो है भगवान ने, ईश्वर ने ब्रिटिश को भेजा है, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। और कुछ लोग क्या कहते थे कि जो हमारा भाग्य है वो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। सो हाउ डिड इंडियन रिएक्ट दिस कॉन्क्वेस्ट, इस तरीके से इस जो है जीत को किस तरीके से उसको परिभाषित किया। एंड सम वर अगेंस्ट इट। देखिए यहाँ कुछ दूसरे पिक्चर में क्या कह रहे हैं, द व्हाइट मैन हैज किल्ड अवर किल्ड आर दे थ्रोन अवर किंग। जो व्हाइट मैन है, जो अंग्रेज हैं, जो गोरे लोग हैं, वो हमारे जो है राजाओं को मार दिया है या उनके राज सिंहासन को छीन लिया है। Some kings were not good, but after all they were of this land. कुछ क्या कह रहे हैं कि हमारे राजा तो अच्छे नहीं रहे होंगे मान लीजिए कुछ, लेकिन फिर भी वो हमारे जमीन के थे, हमारे देश के थे, हमारे देशवासी थे। Now we have become slaves for foreigners. अब हम लोग तो विदेशों के गुलाम हो गए हैं। Now British rules 1765 1836. So religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. सबसे बड़ी कमी हमारे भारतीयों में ये थी कि हमारे यहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो मुल्ला मौलवी थे, पुजारी थे, उनके अंदर सुपरस्टिशंस बहुत था, उनके अंदर अंधविश्वास था, क्योंकि वो प्रीचिंग करते थे, उपदेश देते थे कि अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है वहां पर, आज उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक प्रीस्ट बोल रहे हैं, एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन। अगर कोई भी रिवर को, नदी को क्रॉस करता है तो अपना धर्म खो देगा, ऐसा प्रीचिंग करते थे। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। एक दूसरे महोदय कह रहे हैं कि जितनी भी मुसीबतें आती हैं हमारी दुनिया में वो औरतों की तरीके से। दे टोल्ड लाइक दिस, वो आपस में ऐसे उन लोगों के अंदर फेद था हमारे इंडियन में। द ब्रिटिश, द ट्रुथ वाज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड हिम। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे भारतीय सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिए, इंडियन लास्ट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ब्रिटिश स्कॉर्न्ड हिम। और जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, दे स्कॉर्न्ड देम, उनको, हमारे भारतीयों को हेट करते थे, स्कॉर्न करते थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चापलूस भी देते थे। देखिए एक ब्रिटिश क्या कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। जो यहाँ के नेटिव्स हैं वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के लायक नहीं, केपेबल ऑफ ऑनेस्टी, उनके पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसे हैं। सो वन ऑफ देम इंडियन पीपुल इज टेलिंग ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। वो कह रहे हैं हाँ महाराज, लेकिन मैं ईमानदार हूं। एक चापलूस यहाँ बोल रहा है ब्रिटिश से। बीइंग मर्चेंट्स लाइक ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबैंडन देयर फूड्स। एंड ब्रिटिश जानते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी वो जो है अपने को रिच बनना चाहते थे। बीइंग मर्चेंट बिकॉज दे केम टू ट्रेड हियर, वो यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे। एंड दे वर मर्चेंट और दे वांटेड क्विक प्रॉफिट, वो जो जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेस फोर्स्ड ऑन फार्मर्स। उन्होंने फार्मर्स के, इंडियन फार्मर्स के ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस फार्मर्स अबंडन देयर फील्ड्स, इसके कारण जो है हमारे फार्मर्स जो है अबंडन देयर फील्ड्स, हमारे खेत छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं खेती नहीं करूंगा। सम रिएक्शन आर देयर बट योर मैन आर टॉकिंग ऑफ माई ऑल माई क्रॉप। एक फार्मर कह रहा है कि एक ऑफिसर से कि आपके आदमी मेरा सारा क्रॉप ले जा रहे हैं। तो एक ब्रिटिश रूलर कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, आप भी अभी कर्जदार हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अगर अगले हफ्ते तक नहीं देते तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। एंड inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation। और एक inevitably जो है एक अकस्मात जो है एक फेमाइंस आ गया था जो है भारत में, एंड 1822 और 1836 में, जिसके कारण 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, जो 15 लाख लोग जो है भूखमरी से मर गए थे भारतीय में।
भारत में भारतीय लोग मर गए थे 15 लाख। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच कीप देम मोर पावर। इसके बावजूद भी ब्रिटिश जो है अदर मेथड दे अडॉप्टेड। उन्होंने कहा कि जो है और ज्यादा प्रॉफिट कैसे पा सकता है। तो एक ब्रिटिश कह रहा है, देखिए यहाँ इमेज में, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। आप जानते हो कि जब एक देश से दूसरे देश को जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो कुछ टैक्सेस लगाया जाता है, लेकिन ब्रिटिश क्या करते थे, कहते मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड गुड्स शुड नॉट बी इम्पोर्ट एनी ड्यूटी। जब इंपोर्ट करें तो कोई इम्पोज न किया जाए, उस पर कोई ड्यूटी टैक्स न लगाया जाए जब इंडिया को लाया जाए, यानी कि वहां जो सामान बने वो यहाँ लाते समय कोई टैक्स न देना पड़े ब्रिटिश को। गुड आइडिया। तो ब्रिटिश कहें ये तो बहुत अच्छा जो है आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगन टू क्रिपल इंडियन। और इसके कारण जो है, क्योंकि उनका माल सस्ता हो जा रहा था, जब इंपोर्ट करते थे किसी माल को टैक्स नहीं पड़ता था, और हमारे इंडियंस जो इंडस्ट्रीज थी वो क्रिपल होने लगी, वो लंगड़ा होने लगी। दे वर रूइनिंग, दे वर डिक्लाइनिंग, वो बर्बाद होने लगी, क्योंकि ये महंगा होने पड़े जो हाथ से बनाते थे, और वहां से जो लाते थे वो सस्ता होने लगा। द ब्रिटिश पॉलिसीज, नेक्स्ट पिक्चर, द ब्रिटिश पॉलिसीज ड्यून द एक्सपोर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। तो उनके कारण, इसकी जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, इसके कारण जो हमारे आर्टिसन थे, इंडस आर्टिसन, जो चित्रकारी थे, कलाकारी थी, और जो बिजनेस था, वर ruined, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। सो फोर्थ वन इज राम मोहन राय, 1770 1832। राम मोहन राय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। राम मोहन राय ने ये समझा कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। अंडरस्टूड, वो समझ गए। तो राजा राम मोहन वाज आ सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक थे उन्होंने। तो उन्होंने कई चीजें खत्म किया था। सो लेट अस नॉट डिस्पाइज अवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। उन्होंने कहा कि जो है हमें अपना कल्चर जो है, ओल्ड कल्चर है, उसको डिस्पाइज नहीं करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, और वो ग्रेट है मेरे लिए। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और उससे वी कैन गेट ग्रेटर अचीवमेंट। हम ज्यादा से ज्यादा जो है अचीवमेंट पा सकते हैं उससे। We must first reform our society, superstitions have been ruining us। सबसे पहले तो इसके लिए हमें जो हमारे समाज में superstitions है, जो हमारे अंधविश्वास है, we have to finish it, we have to abolish it, उसको खत्म करना है, तभी हमें जो है इस पर विजय मिल सकती है। ही टोल्ड टू हिज वाइफ उमा, अपनी वाइफ उमा से भी राजा राम मोहन राय ने बोला, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। उन्होंने कहा कि गायें तो अलग कलर की होती हैं, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। लेकिन उनके दूध का रंग जो होता है, मिल्क का कलर इज सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। क्योंकि आदर्श मुल्ला मौलवी प्रीच जितने भी होते थे, दे प्रीच अदर मेथड्स, सभी अलग अलग तरीके से समझाते थे अपनी रिलीजन्स को, लेकिन द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, सारे धर्मों का जो इसेंस है, जो सार है, जो समरी है, वो एक ही है। जैसे गाय का दूध एक ही कलर का होता है, इन्होंने ऐसा बताया। देन इट वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। उन्होंने बोला राजा राम मोहन राय कि वो जो है ये जो साइंस और मॉडर्न नॉलेज है उससे अट्रैक्ट होना चाहिए। और वो लोगों को अट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जो नॉलेज हो वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट ही सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने जो एक न्यूज़पेपर चलाया, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने सस्पिशियस कर लिया, डाउट कर लिया कि ही विल बी अगेंस्ट टू ब्रिटिश, सो दे स्टॉप्ड हिम न्यूज़पेपर एंड देम 1823 में उनके न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। He crossed the seas and went to England, and he not knowing about faith of not to cross the seas, जो क्रॉस करने का सीज का जो फेथ था उसको तोड़ करके इन्होंने इंग्लैंड गए। एंड व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, उन्होंने वहां देखा कि ब्रिटिश को पावरफुल क्या बनाता है। देयर ही टोल्ड देम, वहां पर उन्होंने बोला, वे एक्सेप्ट यू एज अ रूलर्स। उन्होंने ब्रिटिश लोगों से बोला कि मैं आप लोगों को रूलर, शासक एक्सेप्ट करता हूं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट, और आपको मुझे प्रजा की तरीके से एक्सेप्ट करना, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर ऑल्स टू हिज पीपुल्स। आपको ये याद रखना चाहिए कि एक शासक का प्रजा के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या ड्यूटीज होती है। यू शुड रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए कि एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस, उन्होंने बोला यहाँ ब्रिटिश
मीटिंग में। एंड नाउ फिफ्थ वन इज ऑपरेशन, एक दमन हुआ जो हमारे भारतीयों के साथ उत्पीड़न हुआ, वो क्या हुआ 1765 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन, वो भारतीयों को ऑपरेस करते थे, सजा देते थे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने 1818 में रेगुलेशन थर्ड पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, जिसका रूल ये था कि कोई भी इंडियन को बिना ट्रायल के, बिना मुकदमा की पेशी के ही कभी भी जेल को भेज दिया जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज, और आपको पता है कि जितने ब्रिटिश थे ऑफिसर, दे गेट बिग सैलरीज, उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी। आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और वो प्राइवेट बिजनेस भी करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स। इन 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, 1829 में ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। आपको 1829 में 7 करोड़ की रुपीस का गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश यहां से ले जाते थे। ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7, ब्रिटेन से यहां को 7 करोड़ का व्यापार चलता था, 1829 में एक्सपोर्ट करते थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, और जो है इसके कारण, कंपनी की लूट की नीति के कारण जो है ब्रिटिश से बीकेम वेरी प्रॉपरस, वो बहुत उन्नतशील बन गया, बहुत ज्यादा जो है उसके पास पैसा हो गया, ब्रिटिश कंपनी के पास है। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई, जबकि इंडियन जो कंपनी थी, जो इंडस्ट्रीज थी, दे वर बिगन टू डाई, वो खत्म होने लगी एंड डिक्लाइनिंग होने लगी हमारी इंडियन कंपनी। गवर्नर जनरल बैंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, और गवर्नर जनरल जो था, जब वो वापस गया वहां ब्रिटिश को, बैंटिंग, तो उन्होंने कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो बुनकर है, जो लाहे हैं, जो वीवर्स हैं, कॉटन वीवर्स, तो उनका जो है, जो बोन्स है, हड्डियां जो है, वो मैदानी भाग को ब्लीचिंग धुल रही हैं। इसका मतलब दे वर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, वो भूखमरी से मर रहे हैं। सी हियर इन पिक्चर्स में दे आर वेरी नीड्स ऑफ फूड्स, उनको पास खाना नहीं, लेक ऑफ फूड एंड ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन सम पीपल्स आर डाइंग, बहुत ज्यादा मर रहे हैं। तो उन्होंने बताया डिससेटिस्फैक्शन 6 इज 1835-56, एजुकेशन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड सक्सेस इन 1835 में जो भारत में एजुकेशन था वो पर्शियन और संस्कृत था, पारसी और संस्कृत था। इंग्लिश मैन नेम मैकाले सजेस्टेड, लेकिन जब एक मैकाले गवर्नर जनरल आया तो उन्होंने एक सजेस्ट किया कि जो है इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, वी शुड टीच नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें जो है, उन्होंने बताया मैकाले ने, कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना चाहिए। तो एक ऑफिसर ने कहा आई एग्री, यस यस आई एम एग्री। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस कलर टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम, और जब इंग्लिश सीख जाते थे हमारे इंडियंस तो उनको पेटी जॉब दिया जाता, छोटी मोटी नौकरी दिया जाता था अंडर देम। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन एंड इंटेलेक्चुअल, इसके कारण जो है हमारे भारतीयों में एक नई जनरेशन पैदा हुई और एक इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिजीवी जो है ग्रुप पैदा हुआ। वी मस्ट एजुकेट ब्रदर्स, और आपस में सब इंडियन बात करने लगे, क्या करने लगे कि हमें अपने, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमारे भाई को पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव अवर मटेरियल कंडीशन। कोई कहता था कि हमारे मटेरियल कंडीशन, अपने भौतिक जो है सामग्री को इकट्ठा करना चाहिए, सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वे करना चाहिए, हमें मैसेज देना चाहिए। In 1856 the British had conquered the whole of India, और 1856 तक जो है, अभी देखिए पिछला में आपका देखिए 1618 था ब्रिटिश रूल, नाउ इट बिकम ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में छा गया ब्रिटिश रूल्स। वेरी फ्यू किंग्स एंड किंगडम्स वर लेफ्ट, एंड इन अदर पिक्चर दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो अपना तो केयर करते थे लेकिन हम लोगों की वो केयर नहीं करते थे, कोई देखभाल नहीं करते थे। तो पीपुल जो है, इंडियन पीपुल कुछ बातें कर रहे थे, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, वो कह रहे थे कि हमारे किंग्स जो है वो पपेट बन गए, कठपुतली बन गए ऑफ ब्रिटिश के, एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब, अब तो अपना हमारा धंधा खत्म हो गया है। एंड लैंड्स, दूसरे कहते थे कि हमारा लैंड्स, जमीन भी चली गई। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, हमारे भाई बहनों को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कोई कहता था कि आप केवल बातें करोगे,
रहे हो उनको खदेड़ो, ड्राइव देम आउट, उनको बाहर फेंको उठा करके। देन द स्पार्क्स 1857 1857, 1855 और 1857 की बात है। स्पार्क्स जो चिंगारी उड़ी थी, जो हमारी ज्वलंत एक ज्वाला उठी थी, उसकी बात होता है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, और वो अंग्रेज जो है टैक्सेस कंटिन्यूड करते रहे पीजेंट्स फार्मर्स के ऊपर, जो है इंपोज करते रहे, हमारा टैक्स लगाते रहे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, और बंगाल में जो संतास ट्राइबल्स थे, दे लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने जो है अंडर न्यू लैंड्स रूल्स, जब इन्होंने न्यू लैंड्स बनाया, रूल बनाया, तो उसके अंतर्गत उन्होंने संथाल का लैंड ले लिया, तो दे बीकेम डिस्परेट, वो जो है डिस्परेट हो गए, वो डिससेटिस्फाइड हो गए, वो असंतुष्ट हो गए, निराशा हो गए। इन 1857 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियन, तो वो विद्रोह कर दिए, रिबेलियन बन गए, एंड मैस्कर्ड, दे किल्ड, बहुत मार दिए यूरोपियंस ऑफ देयर सपोर्टर्स अलाइक, बहुत ज्यादा उनके जो है यूरोपियन के सपोर्टर्स, और उनको मार गिराया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। डिसकंटेंट वाज ब्रेविंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी आल्सो, और इसके अलावा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस आर्मी थी, जो इंडियन पीपुल थे, उसमें भी डिसकंटेंट रहा, उसमें भी असंतोष पैदा हो गया। कैसा वो सम पीपुल वर, कुछ आर्मी लोग क्या कहते हैं, द व्हाइट सोल्जर्स गेट्स यूज पे मैंसन्स टू लिव इन सर्वेंट्स, और जो है कि वो कहते थे कि जो है जो ब्रिटिश थे, वो सोल्जर्स को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, उनको रहने के लिए घर मिलता है, नौकर भी मिलता है, वाइल वी गेट अ पिटियंस, और हमें तो एक मामूली सी रकम मिलता है, स्लो प्रमोशन, प्रमोशन भी नहीं होता है। कोई कहता था द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और हमें अभी पढ़ा था कि जो है हमारे इंडियंस को जो रिलीजन था, कोई सी को क्रॉस नहीं करता, समुद्र को क्रॉस नहीं करता, कुछ कहते थे कि हमारा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक अंग्रेज कह रहा है कि वो जो यहाँ इंडियन पीपुल कह रहा है कि जो है आर्मी सोल्जर कह रहा है कि अंग्रेज हमें समुद्र को पार करने के लिए जाता, जो हमारे रिलीजन के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर ओल्ड एज कस्टम, वो कह रहे हैं कि वो टोपी वाले कौन हो सकते हैं हमारे ओल्ड कस्टम्स को खत्म करने के लिए। तो थर्ड वन इज वी मस्ट ड्राइव आउट ऑफ द अंग्रेज, वो तीसरा सोल्जर बोल रहा है कि हमें वो अंग्रेज को ड्राइव आउट करना चाहिए, उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, भगा देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, जो है मंगल पांडे जो है अपने रेजिमेंट के एडजेंट को अटैक किया, और उनको भी उस समय एक्सिक्यूटेड कर दिया गया, उनको कंडेम टू डेथ हो गई, फांसी दे दी गई थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, और भी तमाम सिपाहियों ने रिवोल्टेड किया, उन्होंने विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उनके जो है कुछ सिपाहियों की यूनिफॉर्म छीन ली गई। एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट देम इन आयरन्स, और उनको जो है बेइज्जती किया गया, और जो है ह्यूमिलेट किया गया, और जो है इंसल्ट किया गया, एंड पुट इन आयरन्स, और उनको जेल दे दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। देन फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स आर इन पीपल्स माइंड, लेकिन कुछ ब्रिटिश जो है इंडियन कल्चर्स को समझते थे, और उसको जो रिवाज को हमारे भारतीय थे इंग्लिशमैन आल्सो दे अंडरस्टूड, कुछ समझ में आया था उनको। ओ तो देखिए यहाँ पर बातें कर रहे हैं इंडियन पीपल, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे ब्राह्मण सोल्जर्स, आई एम वेरी प्राउड, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड अप फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, आपको पता है जो बुलेट्स हमारे बनती है, जो है ग्रीस बुलेट, ग्रीस जो ग्रीस लगाई जाती है ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जिसको दांत से काटना पड़ता है, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, वो जो है गाय और सुअर की फैट से, चर्बी से बनाया जाता है ग्रीस, वो लगाया जाता है जिसको दांत से खींचते हैं, बाइट करना पड़ता है। व्हाट, तो ब्राह्मण कह रहे हैं व्हाट, क्या, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, एक मुस्लिम है वो भी कह रहे हैं अरे व्हाइट मैन तो मुझे, जो ब्रिटिश है गोरे लोग हैं, हमें धोखा दिया है। देन सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, तो उसी समय जो है गांव गांव में चपातीज भेंट की जाती थी यूनिट करने के लिए, एकदम मिलने के लिए, क्योंकि उनका राजा जो है बहादुर शाह सफर जो थे, वो जो है चाहते थे यूनिट करने के लिए, तो चपाती दी जाती गांव गांव में कि राजा उनकी सेवा चाहता है। तो देखिए यहाँ पर एस ऑल माई विलेज मेन विल बी रेडी, वो एक लोग चपाती दे रहे तो कह रहे थे कि मेरे गांव के पूरे लोग रेडी हैं राजा के हेल्प करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और उसी तरीके से इंडियन सोल्जर्स में लोटस फ्लावर दिया जाता था, उसका मतलब ये हुआ डेड टू द फॉरेनर, विदेशियों की मौत, इसका मतलब ये हुआ।
एंड रिवोल्ट 1857, 1857 की रिवोल्ट विद्रोह किया हुआ। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और उसी समय मेरठ में जो है एकदम वायलेंट हिंसा भड़क गई, आउटब्रेक हो गया, फैल गया। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और पूरे जो है मेरठ के सिपाही दे मार्च टू दिल्ली, वो दिल्ली आ गए। लॉन्ग लिव अवर एम्परर, बहादुर शाह, और पहुंच करके विस्ट किया बहादुर शाह जफर को कि जो है उनके दीर्घायु हो, यहाँ से मिले। देन व्हाट हैपेंड, द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और भी विद्रोह फैल गया। एंड मेनी सोल्जर्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, बहुत से जो है हमारे लैंडलॉर्ड, जो हमारे किसान थे, वो फार्मर्स थे, दे लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ पॉलिसीज, ब्रिटिश पॉलिसीज थी, और वो जो है उसके कारण जो है वो अपनी जमीन खो दिया। एंड दे वर शोर, अब उनके अंदर एकदम सोरिंग हो गया, घाव जैसा बन गया, नासूर बन गया। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, तो कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि जो ये गोरे लोगों का जो रूल है शुड बी एंड, इसका खत्म करना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और सब आपस में जुड़ते हैं और कहते हैं हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। द लास्ट वन इज द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और उसी समय 1857 में एक फ्रीडम फाइट हुआ था, जो है आजादी के लिए जो लड़ाई हुआ था, फाइट फॉर फ्रीडम के लिए हुआ था। एंड मेनी फॉर्मर्स रूरल लाइफ, बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, और जो बहुत फार्मर रूलर्स, जो पहले के जो शासक थे, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ में रूल किया था, उन लोगों की जो कंडीशन थी बहुत बिटर हो गई थी। वो बोल रही है बेगम हजरत महल जी, कह रही है द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम, की व्हाइट मैन जो गोरे लोग हैं हमारे राज को ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, और जो एक लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद के थे, फैजाबाद इन नियर लखनऊ एंड बाराबंकी। सो वहाँ के मौलवी अब्दुल्ला ने कहा था कि जो है राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, भाइयों भाइयों आप खड़े हो जाओ, सचेत हो जाओ, क्योंकि अंग्रेज हमारी जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। देन अजीमुल्ला खान टोल टाइटिया टोपे, उसी समय अजीमुल्ला जी ने टाइटिया टोपे से कहा, क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा पेशवा नाना साहब को हमें लीडर बनाना चाहिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए लीडर बनाना चाहिए। द पैट्रियट्स पॉन्स्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट, और जब लीडर बनाया तो सारे पैट्रियट जितने देशभक्त थे, पॉन्स्ड अटैक्ड अपॉन द ब्रिटिश, पूरे ब्रिटिश पर अटैक किया, और फॉट पिच्ड बैटल ऑफ ओवर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में पूरे जो है युद्ध हो गया, और उन्होंने लड़ाई लड़ा। और इसके बाद जो है उसी में 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उसी में कुंवर सिंह जो बिहार के थे, 80 साल के थे, 80 years old कुंवर सिंह रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, अपने रिस्ट में, उनके जो है हाथ के कलाई में जो है एक गोली लग जाती है, और वो जो है एक नाव से पार करते हुए वो कहते हैं मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, मेरी गंगा माँ ये मेरा अंतिम ऑफरिंग है आपको। सो बेस्ड this chapter some questions are there, read story and then answer these questions. What helped the East India Company to empower Indian princess? Who was Tipu Sultan? What happened to him? What did Ram Mohan Rai go to England? What did he tell to British there? What was regulation third? What did Macaulay suggest in 1835? What was Mangal Pandey executed? How did the white rulers cripple Indian industries? And name the places where the revolt of 1857 got intensified. Thank you.